गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनव आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज पेपर हुआ है। ठीक है, उसमें रीजनिंग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेकेंड वीडियो में हम मैथ का सेगमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 के लिए। क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन a statement followed by two conclusion is given. Read the statement carefully and decide which is the given conclusion is logically follows, right? अब नाउ स्टेटमेंट क्या दे रखा है, पेरेंट्स आर प्रिपेयर टू पे एनी प्राइस ऑफ अर्ली एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। मतलब ये है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा के लिए, ठीक है ना, कोई कितना भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो सकता है, इससे क्या आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। देखो, फर्स्ट कंक्लूजन गिवन है कि ऑल पेरेंट्स दीज डेज आर वेल ऑफ। मतलब ये हो गया कि सभी पेरेंट बहुत, आज के डेट में सभी पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत ज़्यादा धनी है। क्या ऐसा है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। on the basis of given statement we cannot say that all parents have so much lot of money to pay for their education. No. So first conclusion is not follow. Second conclusion क्या है, पेरेंट्स have an obsessive passion for perfect development of their children through good schooling. ठीक है, देखो हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा जो बेबी है, हमारा जो बच्चा है, उसका स्कूलिंग अच्छा हो। ठीक है, उसकी पढ़ाई अच्छा हो। ठीक है, तो ये सेकंड तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आउट ऑफ गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड ए बी सी एंड डी कौन सा फॉलो कर रहा है, ओनली कंक्लूजन फॉलो। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब सेकंड अगर आप देखो सेकंड क्वेश्चन नंबर 27 देखो, वेजिटेबल प्राइसेस आर सोअरिंग इन द मार्केट। मतलब ये कि मार्केट में जो वेजिटेबल है उनके प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, उससे क्या हम सोच सकते हैं, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन है वेजिटेबल्स आर बिकमिंग रेयर कमोडिटी। क्या इसका मतलब यही है कि रेयर कमोडिटी, अब वेजिटेबल नहीं मिलेगा, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नो, वी कैन नॉट कंक्लूड दिस। सेकेंड कंक्लूजन, पीपल कैन नॉट ईट वेज। क्या सब्जियां महंगी हो जाती है तो आप वेजिटेबल नहीं कंज्यूम करते हो? करते हो ना, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड नॉर फॉलोज। यहाँ पे ऑप्शन है नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। तो दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपका बेस्ट क्या है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ if you see question number 20, ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है कि गोपाल सैड पॉइंटिंग टू गोविंद। गोपाल कह रहा है किसे, गोविंद से, कि हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन। हिज फादर, किसका पिता, गोविंद का पिता। और माई किसके लिए, ये जो माई वर्ड यूज हुआ है किसके लिए है, गोपाल के लिए। तो माई फादर्स ओनली सन, माई फादर्स ओनली सन मिस मी, हमारी बात हो रही है। हिज फादर इज मी। ठीक है, हिज फादर इज मी। तो गोविंद का पिता कौन हो, मैं क्या हूँ, गोविंद का पिता हूँ। ठीक है, तो गोपाल इज फादर ऑफ गोविंद। गोपाल क्या है, गोविंद का फादर है। तो क्वेश्चन इज हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद, तो फादर, सिंपल वे में है फादर। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ if you see this question number 20, so what is this, there are 6 children playing football, namely P, Q, R, S, T and U. There are 6 children playing football, right? Now statement is P and T are brothers. ठीक है, क्या है, P and T क्या है, ब्रदर है। तो P and T are brother, right? P and T, तो P and T are brothers,
दोनों एक दूसरे के भाई हैं तो दोनों का जेंडर क्लियर है और सेम जनरेशन के हैं। यू इज द सिस्टर ऑफ टी एंड यू इज सिस्टर ऑफ टी। ठीक है। आर इज द ओनली सन ऑफ पीस अंकल। पी का अंकल कोई है तो ऊपर जनरेशन में होगा, पी का अंकल कोई होगा तो ऊपर जनरेशन में होगा। और आर इज द ओनली सन ऑफ पी, पीस अंकल, पी के अंकल का इकलौता लड़का है। क्या है? आर है, सन है। ठीक है। क्यू एंड एस आर डॉटर्स ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ आर्स फादर। देखो, क्यू एंड एस आर डॉटर्स ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ आर्स फादर। आर के पिता का ओनली ब्रदर ये क्या है? आर के पिता यहाँ पे मान लो कोई है, अभी फॉर द टाइम बिंग, अभी तो क्लियर हो जाएगा। क्यू एंड एस आर द डॉटर्स ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ आर्स फादर। आर के पिता केवल एक है और उनकी क्या है? डॉटर्स है क्यू एंड एस। क्यू एंड एस क्या है? डॉटर्स है किसके? आर के पिता के भाई के। आर के पिता के भाई यहाँ पे कोई पर्सन है और जिनके ये क्या है? सभी डॉटर्स है। ठीक है। ठीक। देन हाउ आर इज रिलेटेड टू यू। अब यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, उससे कोई मतलब, और हम बता भी नहीं सकते, मतलब बताया नहीं जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे कौन कौन है? पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी एंड यू, ये सभी बच्चे हैं ना, उनके फादर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, तो उनके फादर के लिए परेशान होने की कोई। नाउ क्वेश्चन, हाउ आर इज रिलेटेड, तो ये सभी क्या है? ये सभी भाई बहन है। आर इज रिलेटेड टू यू, हाउ आर इज रिलेटेड टू यू। ठीक है। तो देखो ये दोनों इसके कजिन हो गए ना, कजिन हो गए। आर क्या है? आर इज द कजिन ऑफ यू, कजिन ऑफ यू। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि टोटल एजेस ऑफ थ्री फ्रेंड्स total ages is 80 years. What is the total of their ages 3 years ago? तो देखो यहाँ पे जब भी आप प्रेजेंट से आप फ्यूचर में जाएंगे, देखो एक सिस्टम है एज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे ये मान लो प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है और ये क्या है? आपका पास्ट। ठीक है। जब भी प्रेजेंट से आप फ्यूचर में जाओगे, जब प्रेजेंट से आप फ्यूचर में जाओगे, आपकी एज क्या होगा? एडिशन होगा। फ्यूचर से अगर प्रेजेंट में आओगे तो एज क्या होगा? जब पास्ट से आप प्रेजेंट में जाओगे तो एज क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब प्रेजेंट से पास्ट में जाओगे तो एज क्या होगा? अब यहाँ पे एज, टोटल एजेस ऑफ थ्री फ्रेंड्स, ठीक है, 80 ईयर्स है। व्हाट इज व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स एगो। अब यहाँ पे उनका टोटल एज क्या होगा? अब बीच में कितने टाइम का ड्यूरेशन है? 3 ईयर्स का। तो यहाँ पे अगर टोटल सम कितना है? 80 ईयर्स है, टोटल सम 80 ईयर्स। तो यहाँ से 3 ईयर्स बैक जा रहे हैं, 3 ईयर्स बैक जा रहे हैं। तो ठीक है, तीन फ्रेंड है ना, थ्री फ्रेंड्स है, तो हर एक इंडिविजुअल पर्सन में कितना का डिक्रीज होगा? थ्री थ्री ईयर्स का डिक्रीज होगा, तो टोटल 3 पर्सन है। ठीक है। तो प्रेजेंट से जब पास्ट में जाएंगे, ईयर क्या होगा? एज डिक्रीज होगा। तो हर एक पर्सन में थ्री थ्री ईयर्स का डिक्रीज होगा, तो टोटल डिक्रीजमेंट कितना हो गया? 9 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या होगा? 80 माइनस 9 दैट इज 71 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बेस्ट जो ऑप्शन है 71 ईयर। सो ए विल बी द। ठीक है। नाउ नाउ अब इस क्वेश्चन को पढ़ो।
Question number 31. In the following question, a statement followed by three courses of action. Courses of action is given. A course of action is a step or administrative decision to be taken for improvement, follow-up, or further action in regard to the problem, okay, or policy. So, on the basis of the information given in the statement, you have to assume everything in the statement is true. Okay? Then decide which of the suggested courses of action is logically follow for pursuing. अब इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम डिस्कस किया गया। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, एक प्रॉब्लम डिस्कस किया गया है और वो उसके लिए 4 कोर्सेस ऑफ एक्शन है। तो आपको डिसाइड करना है कि ये प्रॉब्लम पढ़ो और उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो स्टेटमेंट क्या है, मतलब ये प्रॉब्लम बेस्ड स्टेटमेंट होता है। अ हैवी अनसीजनल डाउनपोर during the last 2 days has paralyzed the normal life in the state, in which 5% were killed. 5% were killed, but this has provided a huge relief to the problem of acute water crisis in the, ठीक है। अब इसमें क्या क्या नेगेटिव, अनसीजनल हैवी रेनफॉल हो गया और जिसकी वजह से 5 लोग मारे गए। बट एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुआ कि उसमें सीवियर एक्यूट वाटर क्राइसिस था स्टेट में, तो वो फुलफिल हो गया, उससे में रिलीफ मिली, मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। नाउ कोर्सेस ऑफ एक्शन, ये सिचुएशन है, प्रॉब्लम है। नाउ कोर्सेस ऑफ एक्शन, द स्टेट गवर्नमेंट शुड सेट अप अ कमिटी टू रिव्यू द अलार्मिंग सिचुएशन। अब क्या इतनी प्रॉब्लम के लिए, अनसीजनल है ना, सडन डाउनपोर हो गया, हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा सडन हो जाता है कभी, या लोकलाइज क्लाइमेट की वजह से, वेदर की वजह से रेनफॉल हो जाता है, ठीक है। तो क्या इतनी सी बात के लिए कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना फेयर है? नो, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली रिमूव ऑल द रिस्ट्रिक्शन। अब वाटर स्केर्सिटी थी उस स्टेट में और गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि आपने वाटर कितना यूज करना है, ठीक है, पर डे, पर पर्सन, पर फैमिली। अब ये वाटर की अवेलेबिलिटी सडन बढ़ गई, तो क्या ये सभी रिस्ट्रिक्शन हटा लेने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को? नो। तो ए एंड बी बोथ आर not appropriate courses of action. Now, option C, point C, the state government should send relief supplies to all affected areas in the state. Now, it is appropriate a step that the state government should take. So, only option C is the right choice. Okay. Now, next question. This is also a problem based. Okay. You have come to work this morning to find that everyone in your office has been given a new office chair except for you. What do you do? मतलब क्या है कि आप मॉर्निंग में गए अपने ऑफिस में और देखा कि जो भी आपके कलीग है उनको एक नया चेयर मिला हुआ है, बट आपको नहीं मिला हुआ है। तो व्हाट विल यू डू? आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? चूज द मोस्ट इफेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग, एक अल्टरनेटिव। अब आपके पास 4 अल्टरनेटिव है, ए बी सी। फर्स्ट चॉइस क्या है, अल्टरनेटिव क्या है? कंप्लेन लाउडली टू योर कलीग अबाउट हाउ अनफेयर द सिचुएशन इज। ये तो झगड़ा करने वाली बात होगी, क्या ऑफिस में आप यही काम करोगे? नो। स्पीक टू मैनेजर एंड आस्क व्हाई यू haven't received a new chair. टेक द चेयर फ्रॉम वन ऑफ योर कलीग। क्या आप दूसरे कलीग को जिसको मिला हुआ उसे चेयर छीन लोगे? नहीं, दिस इज नॉट फेयर। क्या आप शांत रहोगे चुपचाप? नो, ये भी एक अप्रोप्रिएट चॉइस नहीं है। ये शांत रहना भी क्या है, अच्छी बात नहीं। तो क्या करोगे, आप मैनेजर के पास जाओगे, बातचीत करोगे, भाई हमारे साथ इतनी इनजस्टिस क्यों कर दी, सबको चेयर दिए और हमको नहीं दिए। सो बेस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस क्या है, अल्टरनेटिव आपका ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
Select the alternative that represent the correct order of the given words as they would appear in the English alphabet। मतलब ये है कि ये वर्ड्स दिए हुए हैं और इनको इंग्लिश डिक्शनरी के ऑर्डर में सजाना है। तो आपको पता है कि इंग्लिश डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स मेंशन होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उसमें पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजा देना है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, आप देखो सभी वर्ड्स है ए से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो फर्स्ट 3 लेटर क्या है, ए डबल पी, ए डबल पी, ए डबल पी, ए डबल पी। ठीक है, अब यहाँ से तो नहीं मिला। अब फोर्थ लेटर देखो तो यहाँ पे ई है, आर है, आर है, ए है और ए है। तो एक तो चीज पता होगा कि सबसे पहले जो डिक्शनरी में वर्ड्स आएंगे वो 4 या 5 में से कोई आएगा। ठीक है, 4 या 5 में से ही कोई आएगा। अब इसमें देखो इसमें से कौन आएगा। अब देखो फोर्थ लेटर देखो तो ए है, आप फिफ्थ लेटर देखो तो आर है। ठीक है, और सिक्स्थ लेटर देखो तो यहाँ पे फोर्थ में आई है और इसमें ई है। तो आई पहले आता है कि ई आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहले ई आता है। ई मीन्स पहले 5 आएगा फिर 4 आएगा। ये ऑर्डर ऑफ उसके बाद से 3, 1 और 2 में इनमें से कोई आएगा। ठीक है, तो आप देखो कौन सी ऑर्डर में फॉलो कर रहा है। तो 5 एंड 4, तो आपके पास एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 5 एंड 4 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और इतना डिटेल में सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। तो आंसर तो आपको मिल गया, फिर बेफिजूल में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। अब ऐसा नहीं कि हम सभी को सजा के देखेंगे, ऐसा नहीं है। फर्स्ट 2 फिक्स हो गया ना। अब देखो 5, 4 किसी भी ऑप्शन में स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो। हाँ, अगर 2 किसी और ऑप्शन में भी 5, 4 से स्टार्ट होता तो फर्दर आप वेरीफाई कर। ठीक है, ओके। नाउ नाउ अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में आप देखो तो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या कह रहा है, इन द इवनिंग एट 4 PM सीता एंड रीमा आर सिटिंग इन द गार्डन फेसिंग, इफ रीमा's shadow falls behind her, ठीक है, विच डायरेक्शन इज सीता फेसिंग। तो आप डायरेक्शन को अगर ड्रॉ करोगे ना, डायरेक्शन को ड्रॉ करोगे, अगर आप डायरेक्शन को ड्रॉ करो तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट, आपका वेस्ट होगा। डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। इस डायरेक्शन में आप देखो, इस डायरेक्शन में भाई सन ईस्ट में आता है, सन राइजेज इन द ईस्ट। और सोलियर क्या होता है, सन ईस्ट में होता है और ईस्ट से सीधे वेस्ट में ये जाके सनसेट होता है। सनराइज ईस्ट में होता है, सनसेट आपका वेस्ट में होता है। और 4 PM के आसपास में देखो यहाँ पे 4 PM बनेगा ना, 4 PM, 4 PM कहाँ होगा, यहाँ पे होगा 4 PM आपका। जब 4 PM होगा तो उस समय सन की 4 PM यहाँ पे कहीं 4 PM, 4 PM होगा। इस पॉइंट पे आपका 4 PM, ठीक है। और सन की यहाँ पे होगा, इधर कहीं सन होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर यहाँ पे आप खड़े हो तो आपकी एक शैडो, यहाँ पे अगर कोई बंदा खड़ा होगा, कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे खड़ा होगा, उसका शैडो जाएगा। तो यहाँ पे सीमा खड़ी है, रीमा खड़ी है, रीमा, रीमा और रीमा का शैडो अगर बैक साइड, मतलब इस डायरेक्शन में, रीमा का शैडो इसके बैक में, मतलब इस डायरेक्शन, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में सीता आपकी इधर फेस करके। तो सीता का डायरेक्शन क्या होगा, डेफिनेटली ईस्ट होगा। ठीक है, ईस्ट होगा। सो आपका अप्रोप्रिएट आंसर ईस्ट। नाउ नाउ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सॉरी, सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 जो है सिटिंग अरेंजमेंट का। तो चलो इसको, नंबर 35। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 8 फ्रेंड दिव्या देव, पीयूष, शिव, निशा, गीता, भावना एंड
are sitting around a circular table but not necessarily in the same order and are facing towards center of the table। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, एक सर्कुलर टेबल बनाएंगे, टेबल बना और ये टेबल का सेंटर कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। 8 लोगों को आप बैठा लो, ठीक है, ऐसे लोग बैठा लो और फिर मिडिल में भी 8 लोग ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक एक इंफॉर्मेशन आप पढ़ो और अलग अलग रखते जाओ। तो अभी एक स्टेटमेंट पढ़ोगे तो क्या दे रखा है फर्स्ट यहाँ से, निशा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भावना। निशा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भावना। तो यहाँ पे अगर भावना है, भावना, इसके थर्ड, इससे थर्ड पोजीशन पे कौन है, निशा है। निशा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो निशा और भावना के बीच है 2 पर्सन सिटिंग। ये भावना हो गई, ये निशा हो गई और उनके बीच 2 पर्सन बैठे हुए हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से आप अलग रख लिया, डायरेक्टली इसमें नहीं बैठाना होता है, तो डायरेक्टली बैठा दोगे, आगे फर्दर कोई दूसरे स्टेटमेंट से वो क्लैश करेगा तो आपका अरेंजमेंट फॉल्स हो सकता है। निशा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भावना। देव एंड पीयूष आर नेबर। देव, देव और पीयूष नेबर है। पीयूष आर नेबर। नेबर मीन्स दोनों, दे विल सिट टुगेदर, ठीक। तो पीयूष और देव में कौन किसके लेफ्ट में बैठा हुआ है, दिस इज नॉट क्लियर फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो आप ऐसे देव पीयूष और पीयूष, पीयूष और देव, ऐसे दोनों को बैठा सकते हो। तो ये सेकंड पॉइंट से आपको मिला है इंफॉर्मेशन। अब थर्ड पॉइंट क्या, दिव्या इज सिटिंग अपोजिट टू गीता। ठीक है, अब दिव्या, दिव्या इज सिटिंग अपोजिट टू गीता, ठीक है। दिव्या एंड गीता आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। नाउ शी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ भावना, ठीक है। शिव, शिव एंड भावना दोनों एक साथ बैठे, तो ऐसे बैठ सकते हैं भावना और शिव, ठीक है। ये दोनों एक साथ ऐसे बैठ सकते हैं, कौन किसके लेफ्ट में, इट इज नॉट क्लियर ना, ठीक है। देयर आर टू पीपल सिटिंग बिटवीन निशा एंड गीता। निशा और गीता के बीच में 2 लोग हैं, तो निशा आप यहाँ पे बैठा सकते हो भाई, निशा, निशा और गीता के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। तो अब ऐसा नहीं ना है कि कौन किसके लेफ्ट में बैठा है, कौन किसके राइट में बैठा है, ऐसा तो फिक्स नहीं है। तो गीता इधर भी आ सकती है, उनके में 2 लोग बैठ सकते हैं। तो ये आपका, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी ये फिफ्थ स्टेटमेंट है। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है, देव एंड गोविंदा आर सिटिंग। नाउ देव, देव एंड गोविंद, देव एंड गोविंदा एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हुए हैं। इतने 6 इंफॉर्मेशन। अब इन अलग अलग इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे रखेंगे। अब सबसे पहले किसको रखना बेटर होगा, आप देखो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है, आप फर्स्ट स्टेटमेंट से ही स्टार्ट कर सकते हो, सेकंड से नहीं कर सकते क्योंकि एम्बिग्यूटी, कौन किसके लेफ्ट में बैठा हुआ है, दिस इज नॉट क्लियर। थर्ड, आप थर्ड में भी देखो, ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड में भी, थर्ड तो क्लियर है, अब फोर्थ में क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। फिफ्थ में भी क्लियर नहीं है कौन किसके लेफ्ट में बैठा हुआ है, बट सिक्स्थ में क्लियर है कि देव गोविंदा अपोजिट में बैठे हुए हैं, थर्ड में दिव्या और गीता अपोजिट में बैठे हुए हैं, और फर्स्ट में निशा और भावना, निशा जो है भावना के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे बैठे, ठीक है। तो किसी को भी कहीं से भी आप लेके स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देव और गीता, देव और गीता, देव और गोविंदा, दिव्या और गीता, देव और गोविंदा और निशा और भावना, ये वाला स्टेट फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स्थ स्टेटमेंट को लेके आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर थर्ड स्टेटमेंट को हम रखें तो हमेशा हम नीचे से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप गीता को बैठा दो, गीता, तो गीता के साथ में कौन बैठेगी, गीता के अपोजिट में क्या है, दिव्या बैठे, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे गीता और निशा के बीच में कितने लोग हैं? गीता और निशा के बीच, गीता तो यहाँ पे बैठ गई। गीता और नीता के बीच कितने लोग हैं? 2 पर्सन है। तो अगर गीता यहाँ पे बैठी हुई है तो निशा कहाँ पे बैठेगी? यहाँ पे बैठ सकती है निशा, और निशा यहाँ पे भी बैठ सकती है। ये निशा के लिए दोनों ही पोजीशन आ सकता है, बट दोनों में से कोई एक ही आएगा। अब अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाए तो निशा कहाँ बैठी हुई है? भावना के लेफ्ट में बैठी हुई है। अगर निशा यहाँ पे बैठी है, ठीक है? अगर निशा यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है? तो भावना के लेफ्ट में अगर भावना इधर आएगी, मान लो फर्स्ट सेकंड और भावना यहाँ की आएगी, तो भावना के राइट में निशा हो जा रही है। और भावना अगर इधर बैठती है तो भावना के प्लेस पे गीता बैठ गई। जैसे अगर भावना यहाँ पे बैठेगी, भावना लेफ्ट इधर होगा ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन भावना नहीं बैठ सकती क्योंकि गीता बैठी यहाँ पे, ठीक है? इसलिए ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है वो यहाँ पे निशा नहीं बैठ सकती, ठीक है? बट निशा बैठी हुई है भावना के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन। भावना कहाँ बैठेगी? यहाँ पे भावना बैठ गई, और भावना बैठेगी यहाँ पे तो आप खुद को बैठा के यहाँ पे देखो ना, आपका लेफ्ट इधर होगा। जब लेफ्ट को फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन बैठेगी तो ये पोजीशन कंफर्म हो गया कि भावना इस पोजीशन पे बैठे। नाउ नाउ अब देखो कि इंडिपेंडेंट पोजीशन क्या है। देखो निशा इधर फेस की है, ये इधर है, और ये इधर है, और ये आपका, ठीक है? अब ये एक इंडिपेंडेंट पोजीशन आपने थर्ड को यूज कर लिया है, ठीक है? फर्स्ट को यूज कर लिया, ठीक है? और फर्स्ट थर्ड को यूज कर लिया, फर्स्ट और थर्ड को, ठीक है? अब देव देव और गोविंदा एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। देव और गोविंदा एक दूसरे के बैठे हुए हैं, तो आपका एक ही पोजीशन दिखाई दे रहा है जहाँ पे देव और गोविंदा आप बैठा सकते। बट यहाँ पे देव के साथ कौन बैठा हुआ है? पीयूष बैठा हुआ है, ठीक है ना? देव के साथ कौन बैठेगा? पीयूष बैठेगा। तो अगर देव को यहाँ पे बैठाओगे तो गलत अरेंजमेंट हो जाएगा, इसलिए आपको देव को यहाँ बैठाना होगा, ठीक है ना? और इधर गोविंदा बैठ, और देव के साथ कौन बैठ रहा है? पीयूष बैठे, ठीक है? अब एक ही पोजीशन वैकेंट है, वहां पे किसको बैठाओगे? अब देखो शिव और भावना एक साथ बैठेंगे तो भावना भावना और शिव एक साथ बैठे, शिव को आपको यहाँ पे शिवा, ठीक है? नाउ नाउ आप देखो क्वेश्चन क्या है? हु इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ निशा? निशा के इमीडिएट राइट में कौन बैठा? तो अगर निशा यहाँ पे बैठी हुई, हु इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ निशा, ठीक है? एक मिनट, भावना यहाँ पे बैठी, अगर यहाँ पे भावना बैठी है, भावना के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन निशा हो गई, ठीक है? दिव्या और गीता एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है? इनके निशा और गीता के बीच ऊपर से देव और पीयूष एक साथ बैठे, शिव और भावना एक साथ बैठे, राइट? देव और गोविंदा, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? हु इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ निशा? अब निशा यहाँ पे बैठी हुई है, तो निशा के इमीडिएट राइट में कौन है? इमीडिएट राइट में कौन है? तो निशा के इमीडिएट राइट में अगर देखो, यहाँ पे निशा बैठी हुई है ना, निशा के इमीडिएट राइट में कौन है? दिव्या है, बट दिव्या इज नॉट देयर इन द ऑप्शन। तो इमीडिएट कौन बैठा है? पीयूष दिया हुआ है, तो पीयूष विल बी द एप्रोप्रिएट चॉइस, ठीक है? सो ए विल बी द राइट आंसर, राइट? नाउ
नाउ डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37। तो इन क्वेश्चन का अगर देखो तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में देखो ये दे रखा है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो इस सीरीज में देखो दे रखा है 2 3 5 8 12 एंड इसके बाद से कौन सा लेटर आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, +1 इंक्रीज हुआ है, यहाँ +2 इंक्रीज, यहाँ पे +3 इंक्रीज हुआ है, +4 इंक्रीज हुआ है, +5। अब नेक्स्ट क्या होगा, +6 हो गया। तो 17 + 6 कितना होया, 23 होगा। तो 23 मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन 3 है, फिर 4.5, फिर 9, फिर 22.5। नाउ 3 देखो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, 3 1 द 3 आ गया 3। और फिर ये 1.4 कैसे आया, इंटू 1.5, ठीक है, फिर इंटू 2, फिर इंटू 2.5। देखो 3 1 3 और 4.5, 3 इंटू 1.5, 4.5 आएगा। 4.5 को डबल क्या हो जाएगा, 9। 9 का 5 मतलब हर बार हर टर्म में 0.5 इंक्रीज हो रहा है। और नेक्स्ट जो सीरीज में नंबर मिल रहा है वो क्या है, मल्टीप्लाइड, प्रीवियस को उतने से मल्टीप्लाई करने। अब यहाँ से 22.5 से क्या मिलेगा आपको, 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3.35 जा 15, 3 2 जा 6 +1 7 6, तो 67.5। तो आपका एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डी, तो डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखो तो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है a इंटू बी मीन्स a is sister of b, a into b means a is sister of b, of d, a plus b means d is the daughter of a, and a divided b means a is the mother of d, right? Then how will n is the aunt of m? तो देखो अंत, n is the aunt of m, m क्या है, n क्या है, m की अंट लगी, चाची लगी, ठीक है। तो n को चाची होने के लिए फीमेल होना चाहिए, ठीक है, n इज द आंट ऑफ। तो फीमेल होने के लिए n इज द आंट, a इंटू डी मीन्स a इज सिस्टर ऑफ d, तो क्या होना चाहिए, n के बाद आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। a प्लस d मीन्स d इज द डॉटर ऑफ a, तो d इज डॉटर ऑफ a, तो n के पहले कैसे क्या होना चाहिए आपका, प्लस साइन होना, ठीक है। और a डिवाइड d मीन्स a इज द मदर ऑफ d, तो n के बाद में क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अब देखो n के पहले आपका इंटू होना चाहिए, n के बाद इंटू होना, n के पहले इंटू है, तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो गया है, ठीक है। अब इसमें देखो n के पहले प्लस है, ये हो सकता है, और यहाँ पे n के बाद इंटू है, तो ये हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें आप अगर बी ऑप्शन को वेरीफाई करो तो m डिवाइडेड बाई l क्या होगा, a divided by d means a is the mother of d, m is mother of l हो जाएगा। और l plus n means a is the daughter, a plus d means d is the daughter of a, तो l plus n means n is the daughter of l, n क्या है, डॉटर हो गई किसकी, l की। तो n कहाँ से ऑन्टी लगेगी, एंटी तो लगेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन नहीं होगा, डी यू आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, डी, सो डी विल बी योर आंसर, ठीक है। अगर इसको वेरीफाई करोगे, डी ऑप्शन को अगर वेरीफाई, तो एन इंटू एल मीन्स ए इंटू डी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ डी, तो एन इज सिस्टर ऑफ एल, तो एन इज सिस्टर ऑफ एल, ठीक है। और एल डिवाइडेड एम मतलब क्या हो गया, A divided D means A is the mother of D, so L is mother of M,
एल इज मदर ऑफ एम। ठीक है, तो अब यहाँ से पता कंफर्म हो गया कि एन विल बी अंट ऑफ एम। ठीक है, उसकी बुआ लगेगी, अंट लगेगी। ठीक है, सॉरी, मौसी लगेगी, मौसी। ठीक है, डन। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। You see question number 39. If you see question number 39, question number 39 में क्या है, वो बताना है एज ऑफ 5 टीचर्स, व्हाट इज द मीन एज, तो एवरेज बताना है। तो आपको क्या करना है, सबको कर दे, +41 +20 +54, और कितने से डिवाइड कर देना है, ऐड कर लो। और 3 + 8 11 + 4 15 + 0 22, तो 5 + 4 9 + 11 + 5 15 + 3 190 divided. If you divide, you will be 8. So option C will be the right answer. Okay. Now question number 40. Raju's father is 5 years more than 3 times of Raju's age. तो राजू का एज देखो, फादर्स की एज की कंपैरिजन किससे किया गया है, राजू की एज से, और राजू की एज कितनी है, नॉट गिवन। वी कैन सपोज राजू's एज इज x। ठीक है, वी कैन सपोज दैट राजू's एज इज x। Okay? And father's age is 5 years more than 3 times of Raju's age. So 3 times of Raju's father का age कितना है, 3 times of 5 years more than 3 times of Raju's age. So this is a linear equation. Now also given, what is the age of Raju if his father is 44? So value father's age is given, father's age is 44 years. So 44 is equal to 3x + 5। यहाँ से आपको 3x इज इक्वल टू 5 से माइनस कर दो, यू विल गेट 39। वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट, 13। ठीक है, 13 ईयर मींस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। नाउ आप 41 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर इज ऑड वन। देखो, आप देखो ये सभी क्या है, इंग्लिश के अल्फाबेटिकल लेटर है, ए ओ ई आई। इसमें क्या है, क्या डिफरेंट दिख रहा है, देखने से ही दिख रहा है, कुछ और आपको सोचने की जरूरत। ये आउट क्या है, सबसे डिफरेंट है, तो सी विल बी द राइट आंसर। नाउ डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन ऑफ 42 44। ठीक है, ये क्वेश्चन का डायरेक्शन है। अब चूज द फिगर विच फ्रॉम द अल्टरनेटिव विच व्हेन प्लेस्ड नेक्स्ट इन द क्वेश्चन फिगर विल कंटिन्यू द सीक्वेंस द क्वेश्चन। देखो, देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान क्या तरीका है, सबसे इजीएस्ट मेथड क्या है, ये जो दिया हुआ ना, तो अब देखो ये फर्स्ट फिगर है, थर्ड फिगर है, और फिफ्थ फिगर, ये लगभग सेम है ना, लगभग सेम। अगर फिगर की बात करो, बाहर वाला जो फिगर है वो स्क्वायर है, इसको तीनों में सेम है। और सेकेंड, फोर्थ, और जो नेक्स्ट फिगर आएगा वो आपका सेम होगा, तो ये बॉक्स हमने बना लिया। और इसमें फिगर कैसे आएगा, ये इनवर्स हो, ऐसे अंदर, इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ में, ये देखो यहाँ पे एक टिप नीचे है, इसमें ऊपर है, तो 6 वाले में क्या होगा, नीचे होगा, 6 वाले में टिप क्या होगा, नीचे होगा। तो आपका फिगर ऐसे बनना चाहिए। तो देख लो, जिस ऑप्शन में ये होगा वो आपका आंसर। तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखो यहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट, आपका सिक्स्थ फिगर में आपको बताना है, 5 फिगर दिया हुआ है, सिक्स्थ फिगर में कैसे, तो सिक्स्थ फिगर में देखो ऐसा ही, देखो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, नीचे के डायरेक्शन में एरो जा रहा है,
सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ में ये ईस्ट के डायरेक्शन में एरो जाए, ये तो कंफर्म हो गया। सिक्स डायरेक्शन में जो एरो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट के डायरेक्शन में। देखो जो नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है वो तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आपके पास बी एंड डी बचा। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड सेकेंड में, फर्स्ट एंड सेकेंड में देखो तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितने एरो है, 5 है, और वो 90 डिग्री से टर्न हो गया और एक लेस भी हो, ठीक है। फिर थर्ड में देखो यहाँ पे 4 है, और फिर फोर्थ में 90 एक लेस हो गया, 90 डिग्री टर्न हो गया। अब जो फिफ्थ फिगर है उसमें 3 एरो है नीचे की तरफ, ठीक है। तो सिक्स फिगर में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री टर्न हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डी विल बी द। 44 में देखो यहाँ पे 1 लाइन है, 1 वर्टिकल और 1 हॉरिजॉन्टल, नेक्स्ट फिगर में एक एक लाइन ऐड होता जा रहा है। तो 1 वर्टिकल फिर 1 हॉरिजॉन्टल फिर 1 वर्टिकल फिर नेक्स्ट में 1 हॉरिजॉन्टल। जो नेक्स्ट फिगर आएगा ना वो यहाँ पे 3 वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फिगर बनना चाहिए। देखो किस ऑप्शन में है, आपके सी ऑप्शन है राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में देखो क्या है। रिजल्ट ऑफ सर्वे ऑफ 1000 पर्सन विद रेस्पेक्ट टू देयर नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का नॉलेज दिया गया है, डेटा दिया गया है। तो ये ई स्टैंड फॉर इंग्लिश, ये वेन डायग्राम, ई स्टैंड फॉर इंग्लिश, एच फॉर हिंदी एंड एस फॉर संस्कृत। अब इसमें ऐसा पर्सन बताओ जो तीन, नंबर ऑफ पर्सन हु नोज ऑल द थ्री लैंग्वेजेस। तो जो तीनों के बीच में आ जाएगा वो क्या होगा, वो तीनों लैंग्वेज को जानता है। और 200 क्या है, ओनली इंग्लिश जानते हैं। 220 क्या है, ओनली, और 170 क्या है, ओनली संस्कृत जानते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या। व्हाट इज द रेशियो ऑफ दोज हु नोज ऑल द थ्री लैंग्वेज। ऑल द थ्री लैंग्वेज कौन जानता है, आपके 100% जानते हैं। और टू दोज हु डू नॉट नो संस्कृत। अब इसमें संस्कृत के जो जानने वाले नहीं है उनकी रेशियो बतानी है। तो आप देखो ये सर्किल के अंदर, इस सर्किल के अंदर जितने भी पर्सन है वो तो संस्कृत जानते हैं, ठीक है। कौन कौन संस्कृत नहीं जानता है, तो ये लोग जो है संस्कृत, इनको अगर ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 200 420 20 440 500 500, और इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये, तो इनको सिंप्लीफाई करोगे, जीरो विल कैंसिल आउट बाय जीरो, और 2 से ये 5 टाइम्स में जाएगा, 2 से ये 27 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या होगा, 5:27, 5/27। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो मैंने बताया था ट्रायंगल काउंट, बहुत इजी क्वेश्चन। सो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द, देखो ट्रायंगल कितना है, वन छोटा छोटा ट्रायंगल, 1 2 3 एंड 4, 4 तो दिखाई दे दिया। उसके बाद ये बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, ये एक बड़ा ट्रायंगल, और ये भी एक बड़ा ट्रायंगल है, ये भी एक बड़ा ट्रायंगल है। कितने हो गए, 2 हो गए। अब प्लस वन मोर ट्रायंगल इज देयर, वन मोर ट्रायंगल इज देयर। वो ट्रायंगल क्या है, कैन यू सी दिस ट्रायंगल, ठीक है, तो प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने, 7 हो गए। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, how many letters in of the English alphabet capital appear same when looked at, मतलब जो भी इंग्लिश अल्फाबेट है उनकी मिरर इमेज क्या होती है, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में क्या होता है, टॉप एंड बॉटम क्या होता है, होता है वो चेंज नहीं होता है। मिरर इमेज में केवल लेफ्ट एंड राइट चेंज होता है,
ठीक है? तो ऐसे कितने लेटर होंगे जिनका मिरर इमेज और ओरिजिनल पोज़ीशन ओरिजिनल इमेज क्या होगा? सेम। हाउ मेनी लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स अपीयर सेम व्हेन लुक्ड एट इन द तो उनका ऐसे कितने लेटर आउट ऑफ 26 लेटर ऐसे कितने लेटर हैं जिनका मिरर इमेज और ओरिजिनल इमेज दोनों ही सेम है। तो आप एबीसी से स्टार्ट करो, पहला लेटर क्या होगा? ए होगा, दोनों सेम होगा। ठीक है, क्लियर है? उनका मिरर इमेज और ओरिजिनल दोनों सेम होगा। ए ई एफ जी एच फिर आई एम, ठीक है, ओ टी यू पी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, कितने हो गए? थ्री थ्री सिक्स सिक्स और ये आपके 10 हो गए। ए 3 + 3 6 + 4 10 हो गए। अब देखो ऑप्शन तो बहुत क्लोज है, तो वी मस्ट बी केयरफुल। तो इसमें आप देखो एन का, मान लो यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे मान लो मिरर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? मिरर है, तो यहाँ पे एन है, ठीक है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे मिरर लगा दो और यहाँ पे आपका एन है, ठीक है, तो ये आपका जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये तो उल्टा बन रहा है ना, ये क्या है? उल्टा बन रहा है। तो इसका टॉप एंड बॉटम तो फिक्स रहेगा बट लेफ्ट एंड राइट चेंज हो जाएगा, ये तो बनेगा। ए बी सी भी चेंज हो जाएगा, ई भी चेंज, ई अगर इधर है तो इधर उल्टा बन जाएगा, एफ भी चेंज हो जाएगा, जी भी चेंज होगा, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू 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 का अगर देखो, क्यू का देखो, क्यू का देखो, तो क्यू कैसे होता है? ऐसे होगा, ठीक है, क्यू आर, आर का तो चेंज होगा, यस, यस का चेंज हो जाए, ठीक है, यस का ऐसे होता है, अगर मिरर इमेज आप कर, यस ऐसे चेंज हो रहा है ना, टी यू बी डब्ल्यू एक्स और वाई का देखो ओरिजिनल वाई ऐसे लिखा जाता है, वाई कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा, तो वाई आ रहा है तो वाई जेड का भी चेंज हो जाएगा, तो कितने लेटर हो गए? 4 4 8 और +3 11, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो याद रखना है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर का मिरर इमेज सेम होता है? तो 11 लेटर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 48 का अगर देखो, क्वेश्चन नंबर 40, तो द डे बिफोर यस्टरडे वाज मंडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो मान लो ये टुडे है, ये क्या है? आपका टुडे है, एंड द डे बिफोर यस्टरडे, तो यहाँ पे यस्टरडे हो गया और इसके पहले वाला दिन क्या था? मंडे, देन द डे आफ्टर टुमारो, अब यहाँ पे टुमारो आ जाएगा, इसके बाद वाला दिन, देखो अगर ये मंडे है तो यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा, यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, यहाँ पे थर्सडे हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? फ्राइडे। कौन सा दिन आएगा? फ्राइडे, सो ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, नाउ town is related to village, town is related in the same way urban is related to what? यहाँ पे विलेज है उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसका डेवलप्ड जो विलेज है उसका डेवलप्ड
सिचुएशन पोजीशन क्या है आपका टाउन है। तो अर्बन, ठीक है, एडवांस जो एरिया है जैसे विलेज है, उससे थोड़ा सा एडवांस में क्या होता है, टाउन होता है। अर्बन है, ठीक है, तो ये किसका एडवांस है, रूरल का है, सेमी अर्बन का नहीं, रूरल का एडवांस होता है। अर्बन क्या होता है, रूरल का एडवांस होता है, रूरल एरिया अर्बन एरिया, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी विल बी। अब देखो यहाँ पे भी जो, तो फॉलोइंग सेम एज नॉर्वे, पोलैंड एंड स्पेन। नॉर्वे, पोलैंड एंड स्पेन, ये क्या है, यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन, ये सभी यूरोपियन कंट्री, ठीक है, ये सभी कैसी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। और यूरोपियन कंट्री में अगर आप देखो, यूरोपियन कंट्री, तो नॉर्वे यूरोप में आता है, पोलैंड भी यूरोप में आता है, और स्पेन भी यूरोप में। जापान तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये सभी क्या है, कंट्रीज है। जापान भी एक कंट्री है, बट वो एशियन कंट्री है, वो यूरोप में नहीं आता है, आउट ऑफ, इसको हटा दो। अब बाकी दो, बाकी लंदन, रोम एंड फ्रांस, ये सभी यूरोप में ही आते, बट लंदन इज नॉट अ कंट्री, एंड ऑल्सो रोम इज नॉट अ कंट्री, दे आर कैपिटल सिटी। रोम क्या है, इटली की कैपिटल सिटी है। इटली भी क्या है, यूरोपियन कंट्री है, बट इटली यूरोपियन कंट्री है, बट रोम हमें ऑप्शन में गिवन है, तो रोम क्या है, कैपिटल सिटी ऑफ इटली है। और लंदन क्या है, यूनाइटेड किंगडम का जो कैपिटल सिटी है वो क्या है, लंदन है। ये बोथ ए एंड सी आर कैपिटल। सो आपका बेस्ट चॉइस क्या है, ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं जो है उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और क्वेश्चन का सोल्यूशन और पेपर भी बहुत आसान था, और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सही से आंसर दिया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच।